नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की। पुष्कर सिंह धामी ने नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे कर दिए हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास 15 विभाग रखे हैं। इनमें जो हाई प्रोफाइल गृह विभाग, वित्त विभागों के बंटवारे किए हैं। सीएम ने गृह विभाग, राजस्व विभाग अपने पास रखा है। सतपाल महाराज को पर्यटन और सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी का भी जिम्मा दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें एक और हाई प्रोफाइल मंत्री की, हरक सिंह रावत को पर्यावरण और वन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। बंशीधर भगत को विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मेदारी सौंपी गई है। यशपाल आर्य को परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बिशन सिंह चौपाल को पेयजल मंत्रालय मिला है। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अरविंद पांडे की बात करें तो अरविंद पांडे शिक्षा विभाग को देखेंगे। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण का जिम्मा है। रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का काम देखेंगी। यतीश्वर आनंद को भाषा पुनर्गठन और गन्ना विकास की जिम्मेदारी दी गई है। धन सिंह रावत की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा धन सिंह रावत के कंधों पर होगा। वंशीधर भगत विधायी एवं संसदीय कार्य का जिम्मा इनको दिया गया है। बिशन सिंह चौपाल पेयजल और ग्रामीण निर्माण के कामकाज को देखेंगे। हरक सिंह रावत वन, पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। तो विभागों के बंटवारे हो गए। सतपाल महाराज की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय उनके पास है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं। कुल मिलाकर बात करें तो जिस तरीके के पहले से अंदेशा लगाए जा रहे थे, जो आशंकाएं थी कि बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया जाएगा, जो पुराने तो मंत्रियों को उनके विभागों का जिम्मा मुख्यमंत्री ने सौंप दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने गृह विभाग जैसे हाई प्रोफाइल मंत्रालय अपने पास रखे हैं। लेकिन कुछ एक छिटपुट से फेरबदल विभागों में किए गए हैं। इस वक्त फहीम तनहा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, अगर TSR 2 के मंत्रिमंडल को देखें और विभागों को देखें और पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल को देखें, विभागों को देखें, तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बदलाव हुए हैं तो कद किस तरीके का मंत्रियों को नजर आ रहा है? देखिए, अगर TSR 1 और TSR 2 का हिसाब देखते हैं, तुलनात्मक तौर पर देखते हैं पोर्टफोलियो को लेकर के, जो TSR 1 के पास विभाग थे, जो पोर्टफोलियो था, वही कमोबेश TSR 2 के पास रहा। लेकिन पुष्कर धामी ने अपने विभागों को कम किया है और तकरीबन आधा दर्जन भारी भरकम विभाग माने जाते हैं, जैसे आबकारी विभाग हुआ, लोक निर्माण विभाग है, ऊर्जा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। ये विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए हैं और ये उन मंत्रियों को दिए हैं जो नाराज माने जा रहे थे, जो हमने देखा कि शपथ ग्रहण वाले दिन सुबह तक, दोपहर तक, शपथ ग्रहण से पहले तक रूठने मनाने का जो चल रहा था, मंथन चल रहा था, उन विभागों को उन मंत्रियों को दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो जो तीरथ सरकार में मंत्रियों का पोर्टफोलियो था वो एज इट इज सेम है सबका। लेकिन बढ़ाने के हिसाब से अगर मैं चर्चा कर लूं तो सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग बढ़ाया गया है, यशपाल आर्य को आबकारी विभाग बढ़ाया गया है, हरक सिंह रावत को ऊर्जा विभाग बढ़ाया गया है और धन सिंह रावत, हालांकि वो नाराजगी वाले मंत्री नहीं रहे, लेकिन धन सिंह रावत को जिम्मेदारी बढ़ा करके उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। और ये चारों विभाग सीएम के पास रहे हैं और ये बात लगातार उठती रही थी कि इन विभागों के अलग से मंत्री होने चाहिए, कम से कम स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग के, क्योंकि एक जन स्वास्थ्य सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमने कोरोना काल 1 में देखा और 2 में भी देखा, तो बहुत इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो पुष्कर धामी ने इस बात को समझा है और उन्होंने मंत्रियों के भार बढ़ा करके अपने विभाग कम किए हैं। लेकिन इससे एक दूसरा मैसेज भी जाता है, जो अभी हमारी धन सिंह रावत जी से बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, विभागों को दूसरे मंत्रियों को देने से एक तो काम में तेजी आएगी, दूसरा ये कि अलग अलग मंत्री विभागों को देखेंगे, जैसे सीएम के पास थे, तो उनमें वो उसको बारीकी से देख पाएंगे, क्योंकि सीएम के पास काम बहुत होता है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री ने अपने पास नागरिक उड्डयन और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं। राजस्व, वित्त उनके पास है, दूसरे और स्वराज। तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने विभागों का डिसेंट्रलाइजेशन किया है। पहले मुख्यमंत्री के पास कई सारे विभाग होते थे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो नाराज, तथित तौर पर जो नाराज मंत्री थे, उनको दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, पोर्टफोलियो आवंटित हो गई है।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्रियों की भी तैनाती कर दी गई है। मंत्रियों के पहले के जिलों में इस बार फेरबदल किया गया है। तो बड़ी बात यही है कि पुष्कर सिंह धामी ने तमाम मंत्रियों को एक एक जिलों का प्रभार दे दिया है। इसका मतलब है कि उस जिले में जो भी विकास के कार्य होंगे प्रभारी मंत्री के देखरेख में होंगे। सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली का प्रभारी बनाया गया है। हरक सिंह रावत को टिहरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बंशीधर भगत देहरादून के प्रभार को देखेंगे। यशपाल आर्य नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। बिशन सिंह चौपाल की अगर बात करें तो उन्हें अल्मोड़ा जिले का प्रभार दिया गया है। सुबोध उनियाल पौड़ी जिले का प्रभार देखेंगे। अरविंद पांडे चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। गणेश जोशी को उत्तरकाशी जिले का प्रभार दिया गया है। धन सिंह रावत हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। रेखा आर्य को बागेश्वर जिले का प्रभार दिया गया है। स्वामी यतीश्वरानंद को उधम सिंह नगर जिले का प्रभारी बनाया गया है। तो मंत्रालय के बंटवारे के साथ साथ मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार दे दिया है और उन जिलों में तमाम विकास के कार्य, संगठन के कार्य जो भी होते हैं अब इन मंत्रियों के कंधों पर होंगे। उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी इन जिलों की होगी। तो अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री भी नियुक्त कर दिए गए हैं। नए मुख्य सचिव एस एस संधू ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। ओम प्रकाश जो अब तक मुख्य सचिव हुआ करते थे, उन्होंने एस एस संधू, सुखवीर सिंह संधू को अपना चार्ज सौंपा। ओम प्रकाश को मुख्य सचिव के पद से हटाकर राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और एस एस संधू की बात करें तो एस एस संधू उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव बने हैं। नए मुख्य सचिव ने चार्ज लेने के बाद मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपना गोल और अपना फोकस भी बता दिया। नए मुख्य सचिव ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को फोकस दिया जाएगा। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार करें, ये भी मुख्य सचिव सुनिश्चित करेंगे। मीडिया के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तमाम अफसर, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी मीडिया के साथ समन्वय रखें, जिससे सरकार के जो कामकाज हैं वो जनता के बीच जाए। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं सुखवीर सिंह संधू। इससे पहले अगर बात करें इनका मूल कैडर जो है वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं और उत्तराखंड में कई अहम पदों पर अपनी सेवा एस एस संधू दे चुके हैं। इससे पहले अगर बात करें एनएचआई के चेयरमैन थे और पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि उनको रिलीव करें। 2019 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का जिम्मा भी एस एस संधू को दिया गया था। एस एस संधू ने सेंट्रल, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों में भी बेहतरीन काम किया है। पूरा बल लगाना है, पूरा जोर लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी रोज़गार और पैदा कर सकें। और कोविड के कारण काफ़ी बेरोज़गारी सारे देश में बढ़ी है, क्योंकि कई होटल और कई और ऐसी संस्थाएं बंद हुई हैं जिसमें हमारे युवा काम करते थे। तो उसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा। देखिए, और मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ भी आज बैठक की है। जैसे मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, योजनाओं को लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तमाम अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें योजनाओं का लाभ लेने के लिए फाइलिंग सिस्टम को छोटा किया जाए। अधिकारी स्तर पर लगातार बैठक होनी चाहिए। कोरोना के कारण रोजगार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, जो भी रोजगार के ऐलान हैं, उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए तमाम अधिकारी काम करें। और उत्तराखंड से ही सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस अभिनव कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तराखंड से यह बड़ी खबर है। आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीएम ऑफिस में अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। न्यूज़ वन इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार बनाए जा सकते हैं। पुलिस विभाग से जुड़े जितने भी कामकाज हैं वो अभिनव कुमार देखेंगे। तो बड़ी खबर जो इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया के पास है, नए मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार अधिकारियों में फेरबदल किया जा रहा है और आईपीएस अभिनव कुमार को सीएम ऑफिस के साथ अटैच किया जा सकता है, जिसमें वो पुलिस के तमाम कामकाज को देखेंगे। वहीं उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी आज एक और बड़ी खबर, आईपीएस वी विनय कुमार की सीएम पुष्कर से लंबी मुलाकात हुई है। तो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, आईपीएस अधिकारी वी विनय कुमार की आज मुख्यमंत्री से लंबी मुलाकात हुई है। बीजापुर में ये मुलाकात हुई है और इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अगर विनय कुमार की बात करें तो विनय कुमार 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और 3 महीने के अवकाश के बाद वो लौटे हैं। तो क्या उत्तराखंड में पुलिस के सबसे बड़े ओहदे पर कोई फेरबदल हो सकता है? इसको लेकर भी कयासों के बाजार गर्म है। ये लंबी जो मुलाकात वी विनय कुमार की मुख्यमंत्री के साथ हुई है, इसके मायने क्या हैं? इसको लेकर उत्तराखंड की सियासत और उत्तराखंड के पुलिस महकमे में जरूर चर्चा बनी हुई है। तो उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजापुर में गेस्ट हाउस में आज मुलाकात हुई है 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर विनय कुमार की और मुख्यमंत्री की लंबी ये बातचीत हुई है। वही चारधाम यात्रा को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा शुरू करने पर रोक लगा दी और उस फैसले के खिलाफ अब उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यानी कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। क्योंकि जिस दिन हाईकोर्ट ने चारधाम की यात्रा पर रोक लगाई थी, उसी दिन उत्तराखंड सरकार और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहा था कि वो इस फैसले से निराश हैं, क्योंकि चारधाम की यात्रा पहाड़ी राज्यों के और कई जिलों के लोगों की आजीविका से जुड़ी है। उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना इस कोविड के दौर में उन लोगों पर यह दोहरी मार पड़ेगी जो कोविड से प्रभावित हुए हैं और जिनकी आजीविका चारधाम की यात्रा से चलती है। उत्तराखंड में कांवड़ मेले पर रोक रहेगी। 2020 के तर्ज पर ही कांवड़ मेले को स्थगित किया गया है। कई राज्यों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक हो रही है। पुलिस मुख्यालय में अफसरों की बैठक हुई है और जो श्रद्धालु हैं जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार आते हैं, वो श्रद्धालु हरिद्वार नहीं आ पाएंगे। कांवड़ियों के हरिद्वार आने पर पूरी तरीके से रोक होगी। अगर कोई हरिद्वार आता है तो उनको 14 दिन क्वारंटीन होना होगा। गत वर्ष की भांति 2020 की भांति अपने शिवरात्रि के अवसर पर जो है जलाभिषेक अपने अपने मंदिरों में करें। अगर हमने एक बात बोली है, अगर अलग राज्यों के जैसे हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है या पंजाब है, अगर लोग चाहें तो थाना लेवल पे सब लोग मिल करके कोई टैंकर भिजवा सकते हैं हरिद्वार, जिसको हम भरवाने में, गंगा जल भरवाने में हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और उसको वो ले जा करके अपने कहीं एक मंदिर में खड़ा कर दें, वहां से लोग बाग ले जा करके अपने। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर 20 दिन से दिल्ली में चयन की प्रक्रिया पर माथापच्ची चल रही है, लेकिन कांग्रेस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। विपक्ष में रहते हुए 2 पदों पर चयन में हो रहे इतने विलंब पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पर घमासान, परिवर्तन की तैयारी में आला कमान, नेताओं को कुर्सी से प्यार, कांग्रेस का कहीं कर न दे बंटाधार।
उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। 20 दिन बाद भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में नेताओं की कुर्सी से इतना प्यार है कि उत्तराखंड में केवल 10 विधायक होने के बाद भी उनमें से अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा है। हरीश रावत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है और नेता सब कुछ फाइनल करके ही दिल्ली से लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत सारी बातों पे चिंतन मंथन कर रहा है। वहाँ पर चुनाव को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए रणनीति तैयार की जा रही है। कितने चरणों में कितने तरह से हम प्रदर्शन करेंगे, कौन कौन से हमारे वो इश्यूज रहने वाले हैं जिनमें हम प्रदर्शन करेंगे, हम अपने फ्रंटल विंग्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, इनको हम कहाँ कहाँ भेजेंगे। नेता प्रतिपक्ष चुनते चुनते कांग्रेस की प्लानिंग प्रदेश अध्यक्ष को बदलने तक जा पहुंची है। दरअसल कांग्रेस के 10 विधायकों में से आधे से ज्यादा हरीश रावत खेमे के माने जाते हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ अकेले नया नेता प्रतिपक्ष चुना जाए, बल्कि वो प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलने के पक्षधर हैं। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष की रार काफी लंबी खिंच रही है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पर मचे संग्राम को बीजेपी और आप आंतरिक कलह बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि 20 दिन से केवल 10 एमएलए में एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है और लगातार जो है तो आपस में सिर फुटबॉल करने पर लगी हुई है। 10 विधायक हैं और मुझे लगता है कि कम से कम 5 गुट हैं। आज कई दिनों के बाद की मशक्कत के बाद भी कांग्रेस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि एक नेता प्रतिपक्ष चुना जाए या अध्यक्ष पद पर फैसला हो जाए। उसका साफ सा कारण है कि कांग्रेस का जो आंतरिक कलह है वो बहुत ज्यादा है। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, सत्ता लोलुपता आड़े आ रही है और कांग्रेस हाईकमान पशुपेश में है कि किसको खुश किया जाए, किसको ना खुश किया जाए। बीजेपी ने युवा और तेज तर्रार पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने मिशन 2022 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। वहीं 2022 में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस की हालत नेता प्रतिपक्ष की घोषणा को लेकर ही जग जाहिर हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे 2022 में बीजेपी का मुकाबला करेगी। फैसले गलत हो या सही हो, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी निर्णय क्षमता को दर्शा जाते हैं। ये बात सही है कि बड़े निर्णय लेते समय सोच समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरीके से मंथन कर रही है, उससे कांग्रेस में एक राय कम बल्कि दरार ज़्यादा दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि दिल्ली में न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बल्कि 2022 की तमाम रणनीति को लेकर के भी चर्चा हो रही है। फहीम तना, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में कांग्रेस और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आक्रामक होती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर विधानसभा के अध्यक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिनसे स्पीकर का नाता जुड़ा हुआ है। सोमवार को भी कांग्रेस ने छिद्दरवाल में विधानसभा अध्यक्ष के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।